नमस्कार। अगर आप एक पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे को ऑटिज़म है या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बच्चे जिनको ऑटिज़म है उनके साथ काम करते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जब हम बच्चे के रिकवरी के लिए काम करते हैं, बच्चे के स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं बच्चे के रिकवर के लिए, तो अनजाने में हम कुछ ऐसे मिस्टेक कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए और उन्हीं मिस्टेक को मैंने ऑटिज़म का बैड ट्रीटमेंट कहा है। तो वो कौन-कौन से ऐसे स्ट्रैटेजी या तरीके हैं जो ऑटिज़म के बैड ट्रीटमेंट के अंदर आते हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इस बहुत ही ख़ास टॉपिक के साथ। नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार है। मैं एक सीडीए, चाइल्ड डेवलपमेंट एड और एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। मैं पिछले 14 सालों से हमारे बच्चे जिनको ऑटिज़म है, उनके विकास के लिए काम कर रहा हूँ। और ये ऑटिज़म वर्ड जो है पिछले कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ है और हमारे पेरेंट्स काफ़ी अवेयर हुए हैं इसको लेकर। और पेरेंट्स हमारे बहुत काम करते हैं बच्चे को रिकवर करने के लिए, उसके ऑटिज़म से रिकवर करने के लिए वो काफ़ी स्ट्रैटेजीज़, तरीके यूज़ करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अनजाने में हमसे कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है जो हमको लगता है कि वो सही है, बच्चे के लिए बेनिफिट है। नहीं बच्चों को इससे बेनिफिट होता होगा, लेकिन कहीं न कहीं ये एक तरफ से बच्चे के लिए नुकसान ही है। तो वो कौन-कौन से पॉइंट है उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बात करूँगा गिविंग वैल्यू ऑफ वर्बल स्पीच। देखिए, हम जानते हैं कि ऑटिज़म एक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। इसमें बच्चे का जो है कम्युनिकेशन प्रभावित होता है। बच्चे जो है दूसरों के साथ बातचीत करने में उनको कठिनाई होती है और इसी के साथ क्या ये देखा जाता है कि ज़्यादातर बच्चे जो है स्पीच डिले में रहते हैं। उनकी स्पीच नहीं कि बहुत से बच्चों की स्पीच नहीं होती और काफ़ी बच्चे जो है अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में कम बोलते हैं। तो पेरेंट्स का ज़्यादातर जो मैं देखा हूँ 90% पेरेंट्स जो है बच्चे के स्पीच को लेकर कंसर्न रहते हैं और उस पे ज़्यादा वो फ़ोकस देते हैं कि बच्चा किसी तरह से उस बच्चे की स्पीच आ जाए। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा मिस्टेक हम ये कर रहे हैं कि हम जो है जो स्पीच है, जो बोली है, वो जो ये साउंड है, उस पर हमारा फ़ोकस ज़्यादा रहता है। हम उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं नॉन वर्बल स्पीच नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की तुलना में। कहने का मतलब ये है कि देखिए जो कम्युनिकेशन होता है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बोलकर ही होता है। वो बिना बोले भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और हमारे बच्चे हम जानते हैं कि उनको कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही है ना? बोलने में समस्या आ रही है। तो हमें यहाँ पर ठीक है, हमें स्पीच जो हमारे स्पीच है उस पे हमें कंसर्न रहना है और फ़ोकस भी देना है। लेकिन साथ-साथ हमें जो है बच्चे के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो स्टाइल है उस पर भी हमें ध्यान देना है और उस पे भी हमें बच्चे को आगे बढ़ाना है। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं सिर्फ़ स्पीच जब भी हम बात करते हैं वो बोलते हैं कि बच्चे की स्पीच कैसे आएगी, बच्चे का स्पीच हम कैसे इम्प्रूव करें। स्पीच का मतलब हो गया बोलना, आवाज़। और कई बार मैं देखता हूँ कि जो बच्चों की स्पीच होती है, जिन बच्चों की बच्चा काफ़ी कुछ बोल रहा है, हम पूछ रहे हैं, काफ़ी कुछ बता पा रहा है, पोएम गा रहा है, लेकिन ये सब आने के बावजूद भी बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, दूसरों के साथ बातचीत नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर ये समझना है कि सिर्फ़ स्पीच ही काफ़ी नहीं है। हाँ, ठीक है, आप उसको वैल्यू दे रहे हैं, स्पीच को वैल्यू दीजिए, लेकिन इतना नहीं, है ना? हमें उसके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्टाइल को भी बढ़ाना है आगे, ताकि बच्चा जो है जब किसी से बात कर पाए तो वो उसके पास तरीका हो, एक ज़रिया हो, माध्यम हो, जिससे वो दूसरों के साथ अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सके। ठीक है पेरेंट्स? तो आपको यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट का, तो वो है इग्नोर ऑफ सेंसरी नीड ऑफ अ चाइल्ड। मतलब बच्चे की जो सेंसरी नीड है उसको इग्नोर करना। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर हम जानते हैं कि ऑटिज़म में क्या होता है, बच्चों को स्ट्रीमिंग बिहेवियर भी बच्चों का रहता है। काफ़ी बच्चों को अगर ऑटिज़म है तो उनके साथ उनको सेंसरी इश्यूज़ भी रहते हैं और सेंसरी इश्यू की वजह से क्या होता है, बच्चे स्ट्रीमिंग बिहेवियर करते हैं। जैसे हैंड फ्लैपिंग करेंगे, रॉकिंग करेंगे, स्पिनिंग करेंगे, इस तरह का बिहेवियर बच्चों का देखने को मिलता है। अब यहाँ पर पेरेंट्स का क्या है, पेरेंट्स अगर बच्चा एक सपोज़ करो बैठा हुआ है और बच्चा रॉकिंग कर रहा है, तो पेरेंट्स तुरंत उसको वहाँ पर टोक देंगे कि नहीं, रॉकिंग नहीं करना है, स्टॉप रॉकिंग। अगर बच्चा हैंड फ्लैपिंग कर रहा है तो वहाँ भी बच्चे को रोक देंगे कि स्टॉप डूइंग हैंड फ्लैपिंग, स्ट्रिक्टली फोर्सफुली उसको रोकते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर बच्चा इस तरह का बिहेवियर कर रहा है, अगर बच्चा हैंड फ्लैपिंग कर रहा है या रॉकिंग कर रहा है या स्पिनिंग कर रहा है, तो ये बच्चा जो है अपने आप को रेगुलेट कर रहा है, एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल रहा है। क्योंकि सेंसरी इश्यूज़ की वजह से क्या होता है, बच्चे के पास जो सेंसरी इनपुट जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता है या उसको जितना मैनेज करना चाहिए ब्रेन से उतना मैनेज नहीं हो पाता है। तो इस वजह से जो बच्चा है कुछ ऐसे बिहेवियर करता है जिससे वो एनवायरनमेंट के साथ खुद को तालमेल बिठा पाए, इसलिए बच्चा रॉकिंग करेगा,
स्पिनिंग करेगा, हैंड फ्लैपिंग करेगा, जिससे कि वो अपने आप को कंफर्ट कर पाए। तो वो अपने आप को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा है और हम एज अ पेरेंट्स उसको रोक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, ये हम गलत कर रहे हैं उसके साथ। मैं ये नहीं कहता कि हैंड फ्लैपिंग बच्चे को मतलब करने दें, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आप उस पर काम करिए, लेकिन फोर्सफुली रोक कर नहीं। उसको कुछ एक्टिविटी के थ्रू इस तरह से आप बिजी रखिए, एक्टिविटी करवाइए, ताकि उसको ध्यान उस पर ज़्यादा ना जाए। अगर बच्चा खाली बैठा है तो करने अलाउ करिए, उसको करने दीजिए। फिर आप कोई टास्क दीजिए कि आप ये टास्क करने वाले हैं, इस समय आपको नहीं करना है, वहाँ पर आप उसको मना कर सकते हैं। लेकिन खाली टाइम पे बच्चा कर रहा है या काफ़ी देर से एक्टिविटी कर रहा है, उसके बाद वो कर रहा है, तो वहाँ पर उसको मत रोकिए। वो उसकी नीड है, उसकी ज़रूरत है, उसको आप समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है मिस्टेक कर देते हैं अनजाने में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही कॉमन है, वो है आई कॉन्टैक्ट। और हर एक पेरेंट्स, मैं देखता हूँ जिन बच्चे का आई कॉन्टैक्ट नहीं होता है, हर एक पेरेंट्स पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह बच्चे का हम आई कॉन्टैक्ट ले लें, आई कॉन्टैक्ट उसको आ जाए। ये बहुत अच्छा है और इसमें काफ़ी वीडियोस भी है। इवन मैंने भी एक वीडियो बनाया है कि कैसे हम बच्चे का आई कॉन्टैक्ट बढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं बच्चे को। आप देखना उस वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पर यहाँ पर क्या होता है कि अगर बच्चा आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रहा है, तो पेरेंट्स क्या है, बहुत फोर्स करते हैं उसको आई कॉन्टैक्ट देने के लिए कि कुछ भी चीज़ मतलब बच्चे को देना है, आपको ये तभी मिलेगा अगर आप मुझे आई कॉन्टैक्ट दोगे। या कई बार पेरेंट्स उसको एक्टिविटी करवा रहे हैं तो उसको यहाँ से पकड़ के बोलेंगे गिव मी आई कॉन्टैक्ट देखो, मेरी तरफ देखो, अगर मेरी तरफ देखोगे तब मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। इस तरह से फोर्स करते हैं। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है कि पेरेंट्स प्लीज़ हमारे बच्चों को आई कॉन्टैक्ट अगर बच्चा नहीं दे रहा है तो उसको फोर्स नहीं करना है बिल्कुल भी। सिखाइए, आप बिल्कुल आई कॉन्टैक्ट करना सिखाइए, पर एक नेचुरल तरीके से सिखाइए। वो मैंने वीडियो बनाया, आप जरूर देखना उस वीडियो को, काफ़ी अच्छे से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हमें कभी भी बच्चे को आई कॉन्टैक्ट करने के लिए फोर्स नहीं करना है। अगर बच्चा आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो समझ नहीं रहा आपकी बातों को। मेरा एक स्टूडेंट था, वो आई कॉन्टैक्ट नहीं देता था, लेकिन मैं जो भी उसको इंस्ट्रक्शन या कमांड देता था वो सबको फॉलो करता था, अच्छे से फॉलो करता था। तो ऐसा नहीं है कि आई कॉन्टैक्ट नहीं आएगा तो कुछ बच्चा नहीं सीख पाएगा, ऐसा नहीं है। बाकी और स्किल में काम करिए, उसके और एरिया में काम करिए, है ना, रेदर देन इसमें आई कॉन्टैक्ट में। तो ज़्यादा उसको बिल्कुल भी आप फोर्स मत करना, बच्चे को प्रेशराइज मत करना आई कॉन्टैक्ट के लिए। ये मिस्टेक हम लोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गिविंग विजुअल सपोर्ट। अब विजुअल सपोर्ट, अब ये मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे जिनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, ये विजुअल लर्नर होते हैं, मतलब ये देखकर सीखते हैं। आप कुछ उनको कुछ वर्बली कुछ बोलेंगे और आप कोई पिक्चर के थ्रू आपको उनको बताएंगे, तो बच्चा क्या है, वर्बली को इतना ध्यान नहीं देगा जितना वो उस पिक्चर के थ्रू समझ जाएगा उस चीज़ को। आप देखेंगे कई बार अगर आप कोई थेरेपी सेंटर में बच्चों को लेके जाते होंगे, कहीं स्कूल में लेके जाते होंगे, तो वहाँ आप देखेंगे वॉल में, दीवारों में, डिस्प्ले बोर्ड में पिक्चर पेस्ट किए होते हैं बच्चे के बहुत ज़्यादा। वो इसलिए होते हैं कि हमारे बच्चे जो है विजुअल लर्नर होते हैं, इसलिए आप बच्चे के साथ पिक्चर यूज़ करिए ज़्यादा से ज़्यादा। कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे को अगर पिक्चर दिखाएंगे तो बच्चा हमारे पिक्चर में ही स्टक हो जाएगा, फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा, बोलेगा नहीं। पर पेरेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये बस एक मिथ है कि आप पिक्चर यूज़ करेंगे तो बच्चा बोलना छोड़ देगा या वर्बल कमांड फॉलो नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। आप बच्चे पिक्चर यूज़ करिए ज़्यादा से ज़्यादा, आप जितना कर सकते हैं। और कई बार मैं ये देखता हूँ कि पेरेंट्स क्या है, बच्चे का जो रूटीन बनाते हैं वो भी कुछ ऑब्स्ट्रैक्ट होता है कि बच्चे को पहले ये कराना है, फिर ये करना है, कोई उसका शेड्यूल नहीं होता है। तो आप उसका जो है एक पिक्चर के थ्रू शेड्यूल बनाइए कि आपको पहले ये ब्रश करना है तो ब्रश का पिक्चर होगा, फिर आपको ये करना है, नहाना है, फिर आपको ब्रेकफास्ट करना है, स्कूल जाना है, सबका एक आप क्या है पिक्चर लगा देंगे वॉल पे, ताकि बच्चे को पूरा क्लियर हो पाएगा कि हाँ मुझे इसके बाद ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो बच्चा क्या है, इससे काफ़ी काम डाउन हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, जो क्यूरियोसिटी है वो शांत हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप पिक्चर का यूज़ कर सकते हैं। और पिक्चर का इस्तेमाल ये भी हो सकता है कि अगर बच्चा वर्बल नहीं है, बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो आप पिक्चर के थ्रू उसको कम्युनिकेट करना सिखा सकते हैं। अगर बच्चे को मान लो कि पानी प्यास लगा है, बच्चा बोल नहीं पा रहा है, नॉन वर्बल है, और आप उसको कई दिनों से स्पीच करवा रहे हैं कि बोलो 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 पानी पानी पानी, बच्चा नहीं समझ पा रहा है, बच्चा नहीं आ रहा है बच्चे को, तो कम से कम बच्चे को आप पिक्चर के थ्रू सिखा सकते हैं कि ये वाटर का सिंबल है, अगर आप मुझे ये सिंबल वापस दोगे तो मैं आपको पानी दे दूंगा या दे दूंगी। तो क्या होगा, जब इस तरह का आप उसको सिखाएंगे बच्चे को पिक्चर के थ्रू, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब बच्चे को प्यास लगा होगा, वो दूसरे रूम में होगा, आप दूसरे रूम में होंगे, तो बच्चा वो पिक्चर उठा के आपके पास लाके आपको दे देगा और आप समझ जाएंगे अच्छा आपको पानी चाहिए। तो देखो कितना हमारा कम्युनिकेट हुआ, यहाँ पर कम्युनिकेशन हुआ। तो आप बच्चों को विजुअल कार्ड जरूर दिखाइए, विजुअल सपोर्ट बच्चों को जरूर दीजिए। ठीक है, वो विजुअल टाइम टेबल भी हो सकता है, वो आपका पिक्चर के साथ कम्युनिकेट करना भी हो सकता है, चॉइस देना भी हो सकता है कि आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पिक्चर बच्चे के साथ इस्तेमाल करिए। ठीक है, ये पॉइंट था। तो ये सारे पॉइंट थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, जिसको मैंने ऑटिज्म का एक बैड ट्रीटमेंट
वो दिया है, सेंटेंस दिया है। अदरवाइज हम कभी ट्रीटमेंट वर्ड यूज़ नहीं करते हैं ऑटिज्म में। हम हमेशा इसको एक रिकवर इसको मैनेजमेंट के रूप में लेते हैं कि ऑटिज्म, हाउ टू मैनेज ऑटिज्म, है ना। थेरेपी बोलेंगे, मैनेजमेंट बोलेंगे, पर ट्रीटमेंट हम नहीं बोलते बेसिकली, क्योंकि कोई बीमारी नहीं है, एक कंडीशन है, एक डिसऑर्डर है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स क्या है, ज़्यादातर ट्रीटमेंट ही समझते हैं कि ऑटिज्म का ट्रीटमेंट क्या है, उस वे में मैंने इस तरह का मतलब इस वर्ड का यूज़ किया है। अदरवाइज़ ये वर्ड करेक्ट नहीं है, पेरेंट्स ये भी समझना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। और अगर कोई कंसर्न है, आपके कुछ क्वारीज है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने का। तो मिलूँगा मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्ते।